हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 21 देखेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, सो जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो हम इस लेक्चर में समझेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ओके, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और इस लेक्चर के एंड में फिर हम नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और उनसे रिलेटेड एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये क्या होता है, तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स नंबर है। ओके, सो इट इज़ ए इंडेक्स नंबर। तो सवाल है कि फिर इंडेक्स नंबर क्या होता है। ओके, सो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, ठीक है। टूल या इंस्ट्रूमेंट जो भी कह ले, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है विच मेजर्स change in the value of a variable, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी वेरिएबल की वैल्यू में जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को मेजर करता है। जीडीपी डिफ्लेटर के केस में जो वेरिएबल होता है वो होता है प्राइस। ओके, यानी कि ये एक इंडेक्स नंबर है जो कि चेंज इन प्राइस को मेजर करता है। अब आप देखिए, किसी भी इकॉनमी या किसी देश में गुड्स एंड सर्विसेज की अगर प्राइस बढ़ रही है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट मेजर्स इन्फ्लेशन, ठीक है। चेंज इन प्राइस या आप कह लीजिए इंक्रीज इन प्राइस को मेजर करना इज़ नथिंग बट टू मेजर द इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? बेसिकली अगर मैं वन लाइन में बोलूँ तो इट मेजर्स, ओके, इट मेजर्स व्हाट? इट मेजर्स इन्फ्लेशन, ठीक है। अब सवाल ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अलावा दो और भी इंडेक्स नंबर होते हैं जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। हालांकि इनको मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, पर मैं बस इनको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दो और भी इंडेक्स नंबर होते हैं लाइक WPI एंड CPI, ठीक है। ये भी इंडेक्स नंबर हैं जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। WPI जो है वो होलसेल, जो उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। वेयर एज हम CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। और ये रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर के ऊपर आने वाला इन्फ्लेशन का जो कंज्यूमर पे इन्फ्लेशन पड़ता है या जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको मेज़र करता है, राइट। पर देखिए, अगर WPI और CPI इन्फ्लेशन को मेज़र कर रहे हैं, फिर जीडीपी डिफ्लेटर इनसे डिफरेंट कैसे है? देखिए, WPI और CPI ये दोनों ही सेलेक्टेड कमोडिटीज़ के लिए इन्फ्लेशन मेज़र करते हैं, ठीक है। हमारे इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें से सेलेक्टेड कमोडिटीज़ या सर्विसेज, सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन्फ्लेशन मेजर करती हैं। और अगर आप WPI और CPI में डिफरेंस समझें तो देखिए ये दोनों ही मंथली कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो WPI है इसमें हम सिर्फ कमोडिटीज़ लेते हैं, गुड्स लेते हैं। WPI में हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। वेयर एज CPI में हम सेलेक्टेड कमोडिटी और सर्विस दोनों लेते हैं, ठीक है।
तो ये मंथली कैलकुलेट होते हैं फॉर सेलेक्टेड कमोडिटीज़, और अगर गुड्स एंड कमोडिटीज़ दोनों की रिटेल इन्फ्लेशन तो सीपीआई, और सिर्फ गुड्स की अगर हमें होलसेल जो भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ठीक है, अगर हमें उनकी होलसेल इन्फ्लेशन मेजर करें तो हम WPI के थ्रू करते हैं, राइट। तो ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है। तो अब सवाल है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है। तो ये मेजर करता है पूरे इकॉनमी में होने वाला इन्फ्लेशन, यानी किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी एक साल में जो भी प्राइस बढ़ी है, ठीक है, तो किसी भी देश के इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनकी जो प्राइस बढ़ी है उस पूरे इकॉनमी के इन्फ्लेशन को मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन टेकिंग इन अकाउंट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकॉनमी, वेयर एज दीज टेक इन टू अकाउंट सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज WPI डू नॉट इंक्लूड सर्विसेज बट CPI इंक्लूड सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंडेक्स नंबर के पास, हर एक इंडेक्स नंबर के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है, हर इंडेक्स नंबर के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रेफरेंस टाइम, जिसको कि हम बोलते हैं रेफरेंस ईयर, और वो जो रेफरेंस टाइम या रेफरेंस ईयर होता है हम उसको बेस ईयर कहते हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए जो बेस ईयर लेते हैं वो 2011-12 है, सो 2011-12, तो ये हमारे इंडेक्स नंबर के लिए क्या हो गया, रेफरेंस ईयर या बेस ईयर। और एक रेफरेंस वैल्यू लेते हैं, एंड रेफरेंस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो जो भी इंडेक्स नंबर होता है उसकी अपनी एक रेफरेंस ईयर होती है जो कि बेस ईयर होती है, और एक रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब चूंकि अगर मैं बोलूं कि जीडीपी डिफ्लेटर कर क्या रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन, ओके, इट मेजर्स इन्फ्लेशन, और आप ये समझिए कि ये एनुअल इन्फ्लेशन को मेज़र करता है, ठीक है। यानी पूरे एक साल में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी एवरेज इन्फ्लेशन है उसको ये मेज़र करता है। तो ये कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, प्राइस, ओके। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहले तो बेस ईयर लेते हैं 2011-12, और यहाँ पे ले लेते हैं 2022-23, ठीक है। अब आप ये समझिए, ओके, मान लेते हैं, मैं एक सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 2011-12 में जो भी हमारा जनरल प्राइस लेवल था, वो कितना था, 6 रुपये। और 2022-23 में इन्फ्लेशन की वजह से अगर हमारा जनरल प्राइस लेवल कितना हो गया, 10 रुपये, ठीक है। तो अगर अब हमें चेंज मेज़र करना है, यानी हमारी जो जनरल प्राइस लेवल है वो 6 से 10 रुपये हो गई, तो अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज चेंज कितना है, सो इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, तो क्या हो जाएगा, चेंज कितना है, 4 रुपीज़ का, इनिशियल वैल्यू 6 × 100, तो ये जो वैल्यू आएगी ये होगी 66.66%। तो अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 2011-12 में कितना थी, लेट्स चेंज द कलर। अब देखिए, हमने बोला था कि जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स नंबर है, और इस इंडेक्स नंबर की 2011-12 में वैल्यू कितनी थी, 100 थी, ठीक है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस जीडीपी, ये जो डिफ्लेटर है, ठीक है,
इसकी 2011-12 में जो वैल्यू थी वो कितना थी 100, ठीक है। और अगर 2011-12 में जनरल प्राइस 6 रुपये था और 22-23 में 10 है, तो प्राइसेस कितनी बढ़ी है 66%। तो फिर अगर मैं बोलूं कि अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 2022-23 में कितनी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस जो भी चेंज है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 166.6, ये हो जाएगी, ठीक है। यानी जो भी हमारा जीडीपी डिफ्लेटर था ये 2011-12 में अगर 100 था, तो जो चेंज हुआ हमने परसेंटेज चेंज कितना देखा 66%, तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हो जाएगी 166.66%, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये जो जनरल प्राइस लेवल है, अब आपको मैं बताता हूँ कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम इसको कहाँ बनाएं, लेट्स ठीक है। जब भी हम किसी इकॉनमी में ठीक है, अगर हम किसी इकॉनमी की ये टोटल एग्रीगेट डिमांड, या हम कह लें कि टोटल कंजम्पशन का ये डिमांड कर्व है, और ये उस इकॉनमी में एग्रीगेट सप्लाई या टोटल सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो ये जहाँ मिलते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस लेवल। ये जो P है ये प्राइस लेवल कहलाता है, और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम या नेशनल अगर सही से बोले तो नेशनल एक्सपेंडिचर, पर लूज टर्म्स में हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडी है ना, ये हमारे इकोनॉमी में टोटल डिमांड, मतलब जो भी किसी इकोनॉमी में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल कंजम्पशन, टोटल डिमांड है वो एडी है, और हमारे इकोनॉमी के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल सप्लाई है वो ये है। तो ये जहाँ मीट करते हैं वो जनरल प्राइस लेवल हो गया, और ये जो है एक्स एक्सिस पे ये जो क्वांटिटी है ये हमारी नेशनल एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज मान लीजिए हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंजम्पशन है, जो भी प्राइवेट कंजम्पशन है, गवर्नमेंट कंजम्पशन है, और जो भी हाउस होल्ड का कंजम्पशन है, ठीक है, टोटल कंजम्पशन कितना होगा, यही होगा, ठीक है, दिस मच। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ तक, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स आर टोटल कंजम्पशन, ठीक है। प्राइस कितना है P, टोटल कंजम्पशन को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे देश का एक्सपेंडिचर ही हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जब भी हम अपने देश के जो भी टोटल कंजम्पशन डिमांड एडी है, जो टोटल सप्लाई एग्रीगेट है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई है, इनके इंटरेक्शन से जो प्राइस बनता है वो प्राइस लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं प्राइस, वो हम इसी प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एवरेज प्राइस लेवल। तो ये जो मैंने बोला 2011-12 में, तो ये हम एवरेज प्राइस लेवल ले रहे हैं, यानी यही प्राइस लेवल है। तो अगर 2011-12 में हमारी जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं उनकी एवरेज प्राइस लेवल 6 रुपये थी, 2022-23 में अगर उनकी एवरेज प्राइस लेवल 10 रुपये है,
तो चेंज कितना है 66% का। तो अगर 2011-12 के लिए जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 थी तो 22-23 में उसकी वैल्यू हो जाएगी 166। ओके, अब हम समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी तक हमने क्या समझा? ओके, अभी तक हमने ये समझा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि ये इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। हमने थोड़ा WPI और CPI को भी ब्रीफली देखा। फिर हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर जो मैं प्राइस, एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो एवरेज प्राइस कौन सी प्राइस है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो देखिए, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि किसी भी इकॉनमी की जो रियल जीडीपी होती है, किसी भी इकॉनमी की रियल जीडीपी, उसकी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 इस वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर हमें, अब देखिए, कोई भी देश जो अपना जीडीपी एस्टिमेट करता है वो नॉमिनल जीडीपी होती है। नॉमिनल क्यों होती है? बिकॉज ये क्या होता है, ये होता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, एट करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। यानी एक देश में या किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उनका जीडीपी या ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट करंट मार्केट प्राइस निकालें तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है, या जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। वेयर एज रियल जीडीपी क्या होती है? ये होती है जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर मार्केट प्राइस। तो ये होती है जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर मार्केट प्राइस। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है? बेस ईयर का मार्केट प्राइस। और हम बेस ईयर क्या लेते हैं? 2011-12, ठीक है। तो आप समझिए कि रियल जीडीपी बेस ईयर मार्केट प्राइस पे होती है और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर मार्केट प्राइस पे होती है। दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं, या उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेजर करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन में जो भी होता है उसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, ठीक है। और वो वैल्यू एडिशन रॉ मटेरियल के ऊपर होता है, और उसी अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को मेजर करें, ठीक है, एट करंट मार्केट प्राइस, तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। और जब भी हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे मेजर करेंगे तो वो रियल जीडीपी होगा, ठीक है। अब अगर हमें नॉमिनल जीडीपी पता है और अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर ले तो हम रियल जीडीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह लें कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। तो अगर हमें किसी इकॉनमी की नॉमिनल और रियल जीडीपी पता है तो हम उसका जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड वाइस वर्सा। ओके, अब ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया कि हम जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एक्चुअल डेटा लेता हूँ, ठीक है। अब हम इंडिया की एक्चुअल डेटा लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया के जीडीपी की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। अब नॉमिनल रियल क्या होता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2022-23 में, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2022-23 में कितनी थी? 272
लाख करोड़, ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी। अब सवाल है कि 2022-23 में इंडिया की रियल जीडीपी कितनी थी, तो वो थी 160 लाख करोड़। ठीक है, ये दोनों ही डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। ठीक है, सॉरी। तो अब हम यहाँ से जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी कितना है 272 लाख करोड़, रियल जीडीपी 160 लाख करोड़ इंटू 100। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये वैल्यू कितना होगा 170 होगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू जो हमने एवरेज प्राइस लेवल 11-12 के लिए जो हमने लिया था, कितना लिया था, वेट अ सेकेंड, ओके ऊपर आ जाइए। ओके, 2011-12 के लिए जो हमने एवरेज प्राइस 6 रुपये लिया था और हमने कहा कि 2022-23 तक अगर प्राइस 10 रुपये हो गया तो जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आया था वो एक 166 रुपीज़ था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो जो एक्चुअल वैल्यू है जीडीपी डिफ्लेटर की वो 170 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मुझे मिला क्या, सो लेट मी राइट कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है ना, ये निकल कर आई है 2022-23 के लिए। ठीक है, बिकॉज देखिए ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुई है ना, ये कौन से मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुई है, 2012-13 के मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुई है। लेकिन ये किसकी हुई है, 2011-12 के मार्केट प्राइस, या आप कह सकते हैं बेस ईयर की मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हुई है। तो जब करंट मार्केट प्राइस के जीडीपी को बेस ईयर के प्राइस वाली जीडीपी से जब आप जो इसका रेशियो होता है, ये आपको देता है जीडीपी डिफ्लेटर 2022-23 के लिए। ठीक है, यानी आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि 2022-23 के लिए जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी है, तो ये है 170। ठीक है, और आप देखिए मैंने ये बोला था कि जीडीपी डिफ्लेटर एक इंडेक्स नंबर है, तो इसका एक रेफरेंस ईयर होता है 2011-12 और इसकी एक रेफरेंस वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है 100। तो अब आप ये समझिए कि 2011-12 में जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 थी, लेकिन 2022-23 में इसकी वैल्यू 170 हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंज है, जीडीपी डिफ्लेटर 2011-12 में 100 थी और 2022-23 में कितना है, 170 है। तो ये जो चेंज है वो कितना है, 70%। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी 2011-12 में जो भी एवरेज प्राइस लेवल था, इट वॉज इंक्रीज्ड बाई 70% बाई 2022-23। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस अगर मान लेते हैं, ये अगर प्राइस P है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 170% ऑफ P। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2011-12 में जो भी प्राइस था, एवरेज प्राइस था, वो 2022-23 तक 70%, यानी इंडिया में 2011-12 से 2022-23 तक जो कोमुलेटिव इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो कितना है, 70%। ठीक है, यानी 2011-12 से 2022-23 तक जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो है 70%। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक डेटा और लेते हैं। ओके, अब
यहीं पे हम नॉमिनल, ओके लेट मी चेंज द कलर। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ कि ये तो हमने नॉमिनल जीडीपी किसके लिए ली थी, 2022-23 के लिए। लेकिन अगर मैं 2021 और 22 के लिए नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो वो है इंडिया की 235 लाख करोड़, ठीक है। और अगर मैं 2021-22 के लिए 2021-22 के लिए अगर इंडिया के रियल जीडीपी की बात करूं तो ये है 1.5 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालूं तो ये कौन सा ओके लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे अगर मैं एक नया जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू होगी 2021 और 22 के लिए। वो कितना हो जाएगी, तो 2021-22 में इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो कितना थी, 235 लाख करोड़। रियल जीडीपी कितनी थी, 1.5 लाख करोड़, सॉरी 150 लाख करोड़, नॉट 150 लाख करोड़ इंटू 100। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू कितना आएगी, 156, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की 2021-22 के लिए जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये कितना है, 156। अब आप यहाँ समझें, ठीक है। ये घाउच पाउच हो गया है, ठीक है, लेकिन चूँकि मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो आपको पता है कि मैंने कौन सी चीज़ क्या लिखी है। तो अभी ऊपर की जो भी कैलकुलेशन है उससे हमने दो वैल्यू निकाली कि जो इंडिया के लिए जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू है 2022-23 के लिए वो कितनी निकल कर आई, 170। और इंडिया के जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 2021-22 के लिए जो निकल कर आई वो कितना है, 156, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर फिर हम ये मेजर करना चाहें कि 2022 से 2023 तक कितना इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। चूँकि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, पूरे इकॉनमी की सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एक साल में होने वाले इन्फ्लेशन को मेज़र कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 2022 से 23 तक के बीच में कितना इन्फ्लेशन है, अगर ये इस इन्फ्लेशन को मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 2023 में तो आप चेंज निकाल लीजिए, परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे तो आपको इन्फ्लेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2023 में जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी है, 170। 2022 में कितना था, 156। तो चेंज ये हो गया, इनिशियल वैल्यू 2022 156 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.9%। ये मैंने सॉल्व किया था, ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.9%। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे इकॉनमी की, ठीक है, जो हमारी इकॉनमी की ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है 2022-23 से जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो तकरीबन 9% है। और यहाँ पर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहे हैं बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर में सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल में जो हमारे देश में जो एवरेज इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 9% है, ठीक है। तो ये तो जीडीपी डिफ्लेटर के रिगार्डिंग सारी बातें थी। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में, लेट्स रिवाइज वंस। सबसे पहले हमने ये समझने का प्रयास किया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो ये एक इंडेक्स नंबर है जो कि चेंज इन प्राइस या इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। ये WPI या CPI से अलग कैसे है वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर ये इंडेक्स नंबर है तो इसकी अपनी एक रेफरेंस ईयर
जो कि बेस ईयर होता है, इसकी एक रेफरेंस वैल्यू जो कि हमेशा 100 होती है। हर इंडेक्स नंबर के लिए एक रेफरेंस ईयर और एक रेफरेंस वैल्यू होती है, ठीक है। और चाहे हम WPI इंडेक्स नंबर ले, चाहे CPI इंडेक्स नंबर ले, चाहे हम GDP डिफ्लेटर को ले, इन तीनों ही इन्फ्लेशन को मेज़र करती हैं। तीनों के लिए बेस ईयर 2011-12 होता है और तीनों की जो इनिशियल वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू होती है वो 100 होती है, ठीक है। और हर इंडेक्स नंबर के केस में एक बेस ईयर होगा और एक इनिशियल वैल्यू होगी जो कि हमेशा 100 के बराबर होगी। सारा चेंज इसे 100 पे मेज़र करते हैं विद रिगार्ड टू कंपैरिजन फ्रॉम द बेस ईयर। अब चाहे वो प्राइस का चेंज मेजर करें, चाहे हम आउटपुट लेवल को, जैसे अगर आउटपुट लेवल में चेंज को मेजर करने वाला जो इंडेक्स नंबर है उसको हम बोलते हैं IIP, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि वेरिएबल प्राइस होगा तो इन्फ्लेशन मेजर करेगा, अगर वेरिएबल प्रोडक्शन है तो उसको चेंज इन प्रोडक्शन, यानी कि इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, IIP, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फिर हमने ये देखा कि GDP डिफ्लेटर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैंने ये बोला कि इट मेजर्स इन्फ्लेशन फॉर होल इकोनॉमी, ठीक है, ओवर अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अकाउंट में लेता है, ठीक है। जबकि WPI सिर्फ सेलेक्टेड कमोडिटीज़ को लेती है, CPI सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, WPI सर्विसेज को अकाउंट में नहीं लेता है। फिर हमने देखा कि अगर 2011-12 में एवरेज प्राइस लेवल 6 था और 22-23 में हमारा एवरेज प्राइस लेवल 10 है, तो चेंज कितना है, 66%। तो GDP डिफ्लेटर की वैल्यू अगर 11-12 में 100 थी तो 2022-23 में कितना हो जाएगी, 166.66। फिर मैंने आपको ये समझाया कि जो मैं एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ या जो प्राइस लेवल की बात कर रहा हूँ वो बन रहा है हमारे टोटल डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है। तो वो हमारे नेशनल, तो ये एवरेज प्राइस लेवल हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू है ये हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो रियल GDP होता है वो होता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर इंटू 100, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए इस फार्मूले से अगर मैं देखूं तो GDP डिफ्लेटर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। फिर मैंने आपको एक्चुअल डेटा लिया कि इंडिया की 2022-23 के लिए जो नॉमिनल GDP थी वो 272 लाख करोड़, रियल GDP 160 लाख करोड़। तो यहाँ से GDP डिफ्लेटर की जो वैल्यू आई वो कितना आई, 170, ठीक है। सिमिलरली मैंने 2021-22 के लिए नॉमिनल और रियल GDP लिया तो GDP डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी आई, 156। तो सवाल है कि अगर 2021-22 में GDP डिफ्लेटर की वैल्यू 156 है और 2022-23 में 170 है तो फिर कितना इन्फ्लेशन है, तो फिर हमने उस परसेंटेज चेंज या इन्फ्लेशन को निकाला तो वो 9% आया, ठीक है। यानी कि पिछले एक साल में अगर हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अकाउंट में ले तो जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो है 9% का। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको और देखिए, हम नॉमिनल GDP को तो करंट ईयर मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिस ईयर के लिए जो भी हमारे देश में गुड्स एंड जो भी कमोडिटीज़ और सर्विसेज है उनकी प्राइस हमें पता होती है। तो इसलिए हमारे पास बेस ईयर का भी मार्केट प्राइस पता होता है। तो अगर हमारे पास बेस ईयर के लिए डेटा अवेलेबल है तो हम उस डेटा से क्या निकाल सकते हैं, अपना एवरेज प्राइस लेवल निकाल सकते हैं। और अगर हमें बेस ईयर का एवरेज प्राइस लेवल पता है और अपने करंट ईयर का एवरेज प्राइस लेवल पता है तो हम GDP डिफ्लेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं और नॉमिनल GDP को अगर उससे डिवाइड कर दें, अगर हम नॉमिनल GDP को उससे डिवाइड करें तो हमें रियल GDP मिलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नॉमिनल GDP करंट ईयर के मार्केट प्राइस पे है और सेम प्रोडक्शन की वैल्यू अगर हम बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे, जिसके लिए हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास डेटा होता है बिकॉज उस साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनके प्राइस का डेटा होता है बेस ईयर के लिए। तो वहाँ से हम
रियल जीडीपी निकाल सकते हैं और रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल गिव्स अस जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि हमारे इकोनॉमी की एक साल की एवरेज इन्फ्लेशन बताती है। तो इतनी सारी बातें तो जीडीपी डिफ्लेटर रियल और नॉमिनल के अराउंड हो गई। अब देखिए कि इस लेक्चर में फाइनली क्या बचता है। फाइनली हम ये देख लेते हैं, कुछ एनालिसिस देखते हैं। देखिए लेक्चर नंबर 22 में हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, तो उससे पहले हम फाइनली वाइंड अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हमने बोला ये जीडीपी जो है ये हमारी करेंट ईयर के मार्केट प्राइस पे है, इसीलिए हम इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट करेंट ईयर मार्केट प्राइस। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट करेंट मार्केट प्राइस, और इसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मैंने बताया था आपको कि चूंकि ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, तो अगर इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट वैल्यू एडिशन। और नेट वैल्यू एडिशन क्या हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर देखिए फिर तीसरा टर्म आप समझिए। अगर, और मैंने आपको यहाँ पर, और मैंने ये भी बताया था पहले लेक्चर में कि जो मार्केट प्राइस होता है वो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर होता है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दूँ तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगी वो कितना होगी, जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन हटा दें, और जो भी टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम इनको हटा दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। अब चौथा टर्म हमने पढ़ा था, ये जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, अगर ये हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, अगर ये हमारा फैक्टर कॉस्ट, लेट मी चेंज द कलर, अगर ये जो फैक्टर कॉस्ट की हम वैल्यू ले रहे हैं, ये अगर हमारा फैक्टर कॉस्ट करंट ईयर प्राइस पे है तो ये क्या हो जाएगी, नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम। नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम यानी फैक्टर कॉस्ट अगर करंट ईयर प्राइस पे है, लेकिन अगर ये फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर प्राइस का अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा रियल डोमेस्टिक इनकम। अब आप देखिए हर देश अपनी जीडीपी जो कैलकुलेट करती है वो नॉमिनल होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा हम रियल जीडीपी पे करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रियल जीडीपी होती है वो क्या होती है, जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट प्राइस कौन सी प्राइस होती है, ये ये जो मार्केट प्राइस होती है वो बेस ईयर की बेस ईयर प्राइस होती है। ठीक है, तो रियल जीडीपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, पर जो जीडीपी एस्टिमेट होती है वो हमेशा नॉमिनल होती है। और फिर हमने देखा कि अगर हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना पड़ेगा। और ये जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, अगर फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू
करंट ईयर प्राइस पे है तो वो नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम होगा, और अगर इस फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू बेस ईयर प्राइस के हिसाब से है तो हमारा रियल डोमेस्टिक इनकम होगा। सिमिलरली इसी तरह से सारा रिलेशन जीएनपी के केस में हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पांचवा बोल दूं कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है ये किसके बराबर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसी तरह से इससे जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि छठा टर्म मैं स्किप कर दे रहा हूँ, अगर मुझे लिखना हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। ये तो हमारा GNP हो गया। इसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा, पहला तो हमें हटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो वो नेट होगा। फिर अगर फैक्टर कॉस्ट पे लेना तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये जो टोटल वैल्यू थी, दिस टोटल थिंग, ये हमारा हो गया था GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसमें से जब हमने डेप्रिसिएशन और NIT हटाया तो हमें NNPFC। अब सातवां टर्म देखिए क्या होता है, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आया, अब अगर ये फैक्टर कॉस्ट करेंट ईयर प्राइस पे होगा तो ये हमारा हो जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम, और अगर ये फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर प्राइस के हिसाब से होगा तो ये हो जाएगा रियल नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जो हम नेशनल इनकम लेते हैं ना वो हम रियल नेशनल इनकम लेते हैं। ठीक है, आठवां, जो हमारा नेशनल इनकम होता है ना, जो हमारा नेशनल इनकम होता है ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और उस पे भी ये जो हमारा NNPFC होता है ये किस पे, बेस ईयर प्राइस पे होता है, तो ये हमारा होता है रियल नेशनल इनकम। ठीक है, और जब हम इस रियल नेशनल इनकम को किससे डिवाइड कर देते हैं, अपने देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल इनकम होता है NNPFC, ठीक है, अगर ये फैक्टर कॉस्ट बेस ईयर प्राइस के हिसाब से है तो रियल नेशनल इनकम अगर हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें रियल पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। वेयर एज अगर हमारा नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अगर ये फैक्टर कॉस्ट करेंट ईयर मार्केट प्राइस पे है तो ये हो जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम। और जब भी आप नॉमिनल नेशनल इनकम को अपने देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये आपको नॉमिनल पर कैपिटा इनकम या लूज टर्म्स में पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने सब कुछ देख लिया। देखिए इस लेक्चर का थीम ही था, ये लेक्चर का जो मेन टॉपिक था वो था डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। तो फाइनली हमने देख लिया कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, रियल डोमेस्टिक इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, फिर पर कैपिटा इनकम क्या होगा, रियल नेशनल इनकम को अगर अपने देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो रियल पर कैपिटा इनकम होगा। अगर हम NNPFC अगर हमारा करंट ईयर मार्केट प्राइस पे है तो नॉमिनल नेशनल इनकम होगा, जब पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम मिलेगा। कई बार इसको लूज टर्म्स में हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। बाकी जो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है, जो भी एस्टिमेशन मेथड्स हैं उनको हम लेक्चर नंबर 22 और 23 तक ख़त्म कर देंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।